ये सारी बातें करने के लिए आज फिर एक बार मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है मेरे एक बहुत ही खास मेहमान श्री सूर्यकांत जी, जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं BSNL यूपी वेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज को संभालते हैं। और आज उनसे उनकी जिंदगी के बारे में और BSNL क्या कुछ खास नई स्कीम सभी आम जन के लिए लेकर आ रहा है, ये सारी बातें आज हम सूर्यकांत जी से ही करने वाले हैं। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो सुनने वाले हैं उनका बहुत बहुत स्वागत जी। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। तो सूर्यकांत जी, यहाँ पे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने मुझे बताया कि 1987 इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज बैच से आप पढ़े हैं और आज BSNL को इतने अच्छे लेवल पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक प्रेरणा आपको कैसे मिली उस समय, कि आपको कैसे लगा कि मुझे टेलीकॉम सर्विसेज में जाना? देखिए, ऐसे मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ जी। तो मैंने 87 बैच में अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और ये कुछ कह दीजिए कि कुछ मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं किसी बड़ी सर्विस में आऊँ जी। तो जैसे सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ तो मन में इच्छा जागृत की कि कोई बड़ा कंपटीशन देंगे। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है उसका मन में इच्छा थी और ईश्वर की कृपा रही कि मैंने एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्वालिफाई भी कर गया। जी। तो उसी के ही तहत इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत सारी सर्विस होती है, रेलवे भी होती है, टेलीकम्युनिकेशन भी होती है, ब्रॉडकास्टिंग भी होती है, तो ये ढेर सारी सर्विसेज हैं, मिलिट्री की सर्विसेज हैं। तो उसमें मुझको जो है मेरी इच्छा थी टेलीकम्युनिकेशन में आने की और ये मुझको यही डिपार्टमेंट मिल भी गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल भी गया। तो जब आदमी को अपने एटीट्यूड के हिसाब से उसको काम भी मिल जाए तो उसको काम करने में अच्छा भी लगता है और सफलता भी मिलती है। क्या बात है, बहुत सही बात यहाँ पर उन्होंने हमें बताई कि जब आप तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप इस पोस्ट पर आए, इस ओहदे को आपने संभाला, तो जिंदगी में कैसे कैसे चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा और उसको सामना कर कर आज आप इस मुकाम पर हैं? देखिए, यहाँ तक आने के लिए क्या है कि सबसे पहले तो जैसे ये कंपटीशन जो दिया था वो तो जैसे पहले बता ही चुका हूँ। मैं इंजीनियरिंग सर्विस से कंपटीशन देने के बाद मैं इस सर्विस में आ गया था और जब मैं उस दौरान लगभग 1.5 साल लग जाता है फाइनल सिलेक्शन होते होते, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो 1 साल मैंने उसके कंप्यूटर ग्रुप में भी सर्विस की थी। तो मुझको कंप्यूटर का बहुत एक्सपोजर हो गया था और कंप्यूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर थी। फिर जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया था तो मेरी शुरुआत की पोस्टिंग हुई बहुत इंटीरियर्स में, टफ प्लेस में हुई थी, क्योंकि मैं सैटेलाइट प्रोजेक्ट का काम मैं देख रहा था और सैटेलाइट के जो कम्युनिकेशन है रिमोट एरियाज में ही होते हैं, पहाड़ों पर। तो मैंने J&K की टेरिटरी में भी, राजौरी में, पुंछ में, उन जगहों पर इंस्टॉलेशन किए सैटेलाइट के इक्विपमेंट के, और भी पहाड़ों में, कुल्लू वगैरह में मैंने किए। और मैंने जो आज की डेट में उत्तराखंड है, उस समय वो उत्तर प्रदेश ही कहलाता था। तो वहाँ का पहाड़ों पर मैंने पैदल चल चल कर उस जमाने में, आज से लगभग 28 साल पुरानी या 30 साल पुरानी लोगों बात होगी, तो उस समय मैंने पहाड़ों पर जा जाकर काफ़ी सर्वे भी किया था। और वहाँ पर उस समय में कोई एक्सचेंज नहीं होता था और वहाँ देख के थोड़ा सा मन को द्रवित होता था, मन के पब्लिक को बिना टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के कहीं आना जाना, किसी से बात करना उनके लिए बहुत दूभर था। मैंने वो ज़माना देखा था, लगभग शायद मुझे याद आता है 91 की बात होगी, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था उत्तरकाशी में। तो जब उससे पहले मैं वहाँ पर गया था तो जो वहाँ पर मुझे पहाड़ की जो टेरेस दिखाई देती थी, जब मैं बाद में गया तो सब कुछ बदला बदला लगा। पहाड़ सरक चुके थे, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। तो वहाँ पर जब टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देने के लिए जब मैंने वहाँ पे काफ़ी काम किए, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा था डिपार्टमेंट का, पूरा डिपार्टमेंट इस काम को करता है। तो उस चीज़ में आज जब वहाँ पर मैं देखता हूँ कि गांव-गांव में टेलीफोन पहुँचा हुआ है और मोबाइल का सारा ये कम्युनिकेशन पहुँचा हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि मिलती है कि जिस काम का मैं एक छोटा सा हिस्सा रहा हूँ, आज वहाँ पर गांव-गांव में कम्युनिकेशन है। और चैलेंजेस की जहाँ तक बात है तो इस काम के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। जब ये त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में, वहाँ पर बहुत बड़ा डिसास्टर हुआ था केदारनाथ जी में, तो वहाँ पर उसके बाद में सबसे पहले BSNL ही था जिसने वहाँ पर टावर लगाकर और मोबाइल सर्विसेज चालू की थी। और उस समय मैं मोबाइल का GM था वहाँ पर, तो मैंने ये मेरा भी सौभाग्य रहा कि मुझे उस काम को करने का भी मौका मिला।
तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि चैलेंजेस तो इस डिपार्टमेंट में टेलीकम्युनिकेशन साइड में बहुत हैं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया सर्विस है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 8-9 स्टेट्स में मैं काम कर चुका हूँ, तो चैलेंजेस तो कंटिन्यूस हैं ही। बिल्कुल। और देखिए, जिंदगी का नाम ही चैलेंज है। जब आप जिंदगी को जीते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हर कदम कदम पर बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलते रहते हैं। ये एयर फाइबर, ये एक टेक्नोलॉजी बीएसएनएल लेकर आया है, जिसके बारे में आज आपने यहाँ पे लॉन्चिंग भी करी और लोगों को बताया कि कितना बेनिफिट है वो लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे रेडियो के माध्यम से हमारे लिसनर्स को बताइए कि इसकी जो सर्विसेज है वो कितनी लाभकारी है। देखिए, आज ये एक नया यहाँ पर लॉन्च की है सर्विस, जिसको हम कहते हैं पीडीओ, मतलब पब्लिक डेटा ऑफिस जी। तो मैं लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। आज से लगभग 30 साल पुरानी बात है, या पिछले 25-30 साल ले लीजिए, कि जिस जमाने में लोगों के घर घर में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, तो लोगों को अपना कॉल करने के लिए या एसटीडी करने के लिए या आईएसडी करने के लिए कहाँ जाएं। तो उस समय गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये स्कीम लॉन्च की थी कि जगह जगह पब्लिक कॉल ऑफिस, जिसे पीसीओ बोलते थे, और उसका एक बहुत बड़ा जैसे बूम आया था। जगह जगह तो पब्लिक कॉल ऑफिस में जाके लोग कॉल किया करते थे। अब हर एक आदमी के जेब में मोबाइल है, तो कॉल करने की समस्या तो पिछले सालों में अब खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी क्या है कि डेटा की सर्विस का बहुत डिमांड है। घर घर में बच्चों को बिना डेटा के कुछ कर ही नहीं सकते। आजकल जब से ये लॉकडाउन हुआ या कोरोना का इतना ज्यादा प्रकोप हुआ, तो इस कोरोना प्रकोप में डाटा का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मल्टीफोल्ड हो गया है उपयोग। अभी भी क्या है कि शहरों में तो मोबाइल सर्विस के थ्रू या एफटीटीएच सर्विस के थ्रू, ब्रॉडबैंड सर्विस के थ्रू ये है इंटरनेट का यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या है, अभी भी इंटीरियर्स में या गांव में हर जगह पर ये इंटरनेट का सिग्नल नहीं मिल पाता है, चाहे वो सिग्नल रेडियो सिग्नल हो और चाहे वो फाइबर के थ्रू सर्विसेज हो, वो भी अभी नहीं मिल पाती हैं। काफी जगहों पर अभी भी वैक्यूम जैसा है। तो ये बीएसएनएल ने जो सर्विस स्टार्ट की है, पीडीओ सर्विस, तो जैसे पब्लिक कॉल ऑफिस के लिए पीसीओ के लिए हमारे पब्लिक के लोग हम उसमें एज ए अपना चैनल पार्टनर बनाया करते थे, ऐसे पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ, इसके लिए हम आम पब्लिक के लोगों को अपना चैनल पार्टनर बना रहे हैं और हम उनको इक्विपमेंट फ्री में देते हैं। वो इक्विपमेंट अपने वो किसी जगह पर लगा के, और उसमें साथ में एंटीना छत पे लगता है, और उससे वायरलेस सर्विस जो वाईफाई के थ्रू, वो जो है कुछ रेंज है लगभग 50 मीटर की एक एंटीना के बाद हम उसको मल्टीपल एंटीना लगा लें तो और दूर तक जा सकते हैं। तो एक इक्विपमेंट के साथ में हम आसपास जो वाईफाई सर्विस के थ्रू इंटरनेट की सर्विस हम ये दे रहे हैं, और इसका जो रेट है बहुत ही पब्लिक का ध्यान रखते हुए बहुत इकोनॉमिकल किया गया है। एक दिन के लिए अगर कोई आदमी यूज करता है तो 1 GB एक दिन के लिए और 9 रुपए में मात्र है, और अगर वो 30 दिन का प्लान लेता है तो मात्र 69 रुपीज में और 30 GB मिल जाता है। और तरीका बहुत आसान है, जहाँ पर कहीं पर ये पीडीओ जैसे पीसीओ हुआ करते थे, ऐसे पीडीओ कहीं पर भी है, उसके पास जाइए, वो आपको एक उसमें ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल नंबर भरेगा और वो हैंड टू हैंड आपका रिचार्ज कर देगा। और वो रिचार्ज आपका, हमारा पीडीओ पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी होगा, उसके कवरेज एरिया में वो उसका रिचार्ज हर जगह काम करेगा। तो इस तरह से ये हमारे जो सर्विसेज हैं, इस सर्विसेज का हमें हमारे को बहुत उम्मीद के बारे में जाना कि किस तरीके से पीडीओ जो है उसके साथ जुड़ सकते हैं हम लोग और उसकी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपसे कन्वर्सेशन मेरी चल रही थी तो उसमें हमने ये भी देखा कि ज्यादातर लोग बीएसएनएल के लिए थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग भी रखते हैं। अगर आप चूज करें कि बीएसएनएल को किसी भी प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी को, तो पहले प्राइवेट सेक्टर पे जाते हैं, जबकि एक टाइम पे बीएसएनएल नंबर 1 हुआ करता था, हर किसी के पास था। अब ज्यादातर लोगों ने पोर्ट करवा लिया अपना नंबर, तो ऐसा क्यों है? एक नेगेटिविटी क्यों फैली? देखिए, ऐसा है कि इस समय पूरे भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है वो खाली गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं है जी। काफी पहले से ही प्राइवेट कंपनीज को भी लाइसेंस दिए हुए हैं, और सभी बहुत सारी कंपनीज जो इसमें काम कर रही है टेलीकॉम सेक्टर में। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि सभी की भागीदारी होनी चाहिए। तो इसमें जिससे ज्यादा पब्लिक को सुविधा मिले। एक ही कंपनी होगी तो पूरा कवरेज देने में उसको शायद समर्थ ना रहे, डिफरेंट कंपनीज होनी चाहिए, तो वो हैं। और गवर्नमेंट का जो ये
हमेशा सोच रहती है कि पब्लिक क्या एंगल से सोचती है गवर्नमेंट, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर ऑपरेटर या इस तरह से नहीं। गवर्नमेंट का हमेशा सोच होता है पब्लिक के लिए जी। तो उसमें क्या है कि जब हम भी एक ऑपरेटर हैं और प्राइवेट कंपनीज भी वो भी एक ऑपरेटर है। हमारे यहाँ जो BSNL है ये 100% ओन्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जी। तो अब जहाँ तक बात आपकी कही है कि पब्लिक की निगाह में निगेटिविटी आ जाती है, तो इसमें मैं निवेदन ये करना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि पब्लिक का जो उम्मीदें लगी होती हैं ये गवर्नमेंट के तरफ से ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट के प्रति वो जितनी उम्मीदें लगाते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होती है जी। हम अपने को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम उस बात का बुरा नहीं मानते। हम लोग ये भी नहीं करते कि हमने को मोनोपोली सोचते हो कि हम तो कुछ एक क्षेत्र राज करते हैं, ऐसा भी नहीं सोचते। हम पब्लिक की सेवा के लिए जी। तो अब हमारे को अगर कभी ऐसा है कि निगेटिविटी वाली बात हमने कभी ऐसा नहीं फील किया। हम अपनी मेहनत करते हैं और जहाँ तक बात है क्योंकि न्यूज़पेपर में कहीं कोई हमारे डिपार्टमेंट का कोई जगह कोई फॉल्ट आता है तो वो तुरंत हाईलाइट होता है और वो हाईलाइट होना हमारे लिए पॉजिटिविटी है। हम तो कहते हैं हमारी कमी बताएंगे जिससे हमको सुधार करने का मौका मिलेगा, तो हम तो अपने को सुधार निरंतर करते हैं। मैं तो ये बता सकता हूँ कि पिछले 3 महीने में ट्रेंड इस समय जो चल रहा है वो कम से करीब हर मंथ का जो हमारी सिम सेल थी वो 2.5 गुना बढ़ गई है। मेरे यहाँ यूपी वेस्ट का जैसे मैं हेड हूँ तो मेरे यहाँ लगभग फाइबर जो है बहुत कम किफायती दामों में लॉन्च हुआ है जिसमें इजीली कोई भी रूरल एरिया का आदमी कनेक्ट कर सकता है और अपना फोन वाईफाई से चला सकता है। तो अगर कोई आदमी इसका कनेक्शन लेना चाहता है, इससे जुड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है और उसका मंथली क्या खर्चा है? इसका बहुत आसान तरीका है। जो भी आदमी हमारा PDO बनना चाहता है उसको हमारे ऑफिस में, जैसे मेरठ में GPO में ऑफिस है यहाँ पे GM का, वहाँ आ जाए। यहाँ उसके आसपास कहीं SDO नियरेस्ट जो भी हो उनके पास जाके वो अपना PDO के लिए आवेदन कर सकता है और उस PDO के आवेदन के साथ में उसको जो एक कनेक्शन लेना होता है, अपने लिए एक इंटरनेट का कनेक्शन लेना पड़ता है जिसे हम बैकहॉल बोलेंगे जी। वो एक इंटरनेट का कनेक्शन लेगा और उस इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा अब वो अपनी पर्सनल वाईफाई सर्विस दे देगा। उस वाईफाई सर्विस देने में जितना उसने रिचार्ज करा उसका 35% उसको कमीशन मिलता है। तो जो उसने एक इंटरनेट का कनेक्शन लिया है वो लेने के डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी तो ये है कि वो एक FTTH का कनेक्शन लेना, यानी फाइबर टू द होम, जो उसके घर पे ऑप्टिकल फाइबर आएगा। अगर उसके घर पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत दूर है, तो एक हमारे यहाँ दूसरा टेक्नोलॉजी है भारत एयर फाइबर, वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है। नाम भारत एयर फाइबर बोला गया है लेकिन उसको समझने के लिए बोला गया है वो है वायरलेस टेक्नोलॉजी। और उस वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा उसके PDO जो उसका ऑफिस है वहाँ पर ये इंटरनेट कनेक्शन पहुँच जाएगा। और अगर उसके दिन पर दिन मान लीजिए सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ते बढ़ते नेचुरल है कि उसका डेटा का कंजम्पशन बढ़ेगा। जब डेटा का कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसको बैकहॉल और ज़्यादा हाई स्पीड का लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो हमारे भारत एयर फाइबर में या FTTH में डिफरेंट प्लान्स भी है। शुरू में वो छोटा प्लान ले सकता है, बाद में बड़ा प्लान होते होते तो वो ज़्यादा स्पीडी बढ़ेगी और उसके डेटा कंजम्पशन के जो उसके जितना अलाउड है वो भी बढ़ता रहेगा। अल्टीमेटली हमारे पास लीज लाइन भी होती है, जो डेडिकेटेड लीज लाइन होती है और उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से जो भी PDO बनना चाहता है वो काम बहुत आसान है। केवल हमारे ऑफिस में आए, हम उसको सारी जानकारी भी देंगे और उसको अपना PDO पार्टनर बनाएंगे। क्या बात है। तो भाई अगर आप भी जी के साथ हो रही है जो कि चीफ जनरल मैनेजर BSNL यूपी वेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज में है और आज हमसे अपनी जिंदगी के बारे में ढेर सारी बातें कर रहे हैं। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने बताया कि आपने जिस चीज की पढ़ाई करी और ऊपर वाले की कृपा हुई वो सब्जेक्ट वो डिपार्टमेंट आपको मिला, तो उस दौरान कौन वो लोग थे जिनका सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा समर्थन आपको? देखिए ऐसा है कि मेरे पिताजी वो भी इंजीनियर थे जी। और वो रुड़की के 40s अर्ली 40s के बैच के थे जी।
और वो सिविल इंजीनियर थे। उस समय सिविल इंजीनियरिंग एक ब्रांच हुआ करती थी। तो मैंने अपने घर में इंजीनियरिंग का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो तो पैदाइशी देखा था। तो एक प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी रहे और मेरी मदर का मुझको बहुत हमेशा सपोर्ट रहा। मैं घर में सबसे छोटा रहा तो सब मेरे बड़े भाई लोग और मेरी बहनें सभी का मेरे को बहुत सपोर्ट रहा इस बारे में। तो मुझे पढ़ाई करने में सबसे प्रेरणा बहुत मिली और मेरे अंदर कुछ ऐसा था मन में, मैं बचपन से ही कुछ कुछ चीज़ें अपने हाथ से बनाता रहता था, चाहे वो छोटा मोटा लकड़ी का टुकड़ा भी होगा ना, या कोई लोहे का टुकड़ा होगा या कुछ भी होगा। तो मैं कुछ चीज़ें बनाने का हमेशा शौकीन रहा और आज भी, जबकि मैं इतना बिजी रहता हूँ इतनी इस स्टेज में आके भी मेरे मन में कुछ ना कुछ करते रहने की इच्छा जागृत रहती है। तो कह लीजिए जैसे कहते हैं विरासत में किसी को इंजीनियरिंग का जो है अंदर उसके अंदर ब्लड था, तो कह शायद यही सब कुछ था जो मेरे को सब प्रेरणा रही। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बड़ों के आशीर्वाद से हूँ। क्या बात है। तो बिल्कुल सही बात, जब बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार, बड़ों का स्नेह आपको मिलता है तो आप जिंदगी में तरक्की करते हैं। रेडियो नगीन 107.8 FM ढेर सारी बातों को और बाकी है सूर्यकांत जी के साथ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कि आपने बताया कि आपने जिस चीज की पढ़ाई करी और ऊपर वाले की कृपा हुई, वो सब्जेक्ट, वो डिपार्टमेंट आपको मिला, तो उस दौरान कौन वो लोग थे जिनका सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा समर्थन आप लोगों को? देखिए ऐसा है कि मेरे पिताजी वो भी इंजीनियर थे जी और वो रुड़की के 40s अर्ली 40s के बैच के थे जी। और वो सिविल इंजीनियर थे। उस समय सिविल इंजीनियरिंग एक ब्रांच हुआ करती थी। तो मैंने अपने घर में इंजीनियरिंग का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो तो पैदाइशी देखा था। तो एक प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी रहे और मेरी मदर का मुझको बहुत हमेशा सपोर्ट रहा। मैं घर में सबसे छोटा रहा तो सब मेरे बड़े भाई लोग और मेरी बहनें सभी का मेरे को बहुत सपोर्ट रहा इस बारे में। तो मुझे पढ़ाई करने में सबसे प्रेरणा बहुत मिली और मेरे अंदर कुछ ऐसा था मन में, मैं बचपन से ही कुछ कुछ चीज़ें अपने हाथ से बनाता रहता था, चाहे वो छोटा मोटा लकड़ी का टुकड़ा भी होगा ना, या कोई लोहे का टुकड़ा होगा या कुछ भी होगा। तो मैं कुछ चीज़ें बनाने का हमेशा शौकीन रहा और आज भी, जबकि मैं इतना बिजी रहता हूँ इतनी इस स्टेज में आके भी मेरे मन में कुछ ना कुछ करते रहने की इच्छा जागृत रहती है। तो कह लीजिए जैसे कहते हैं विरासत में किसी को इंजीनियरिंग का जो है अंदर उसके अंदर ब्लड था, तो कह शायद यही सब कुछ था जो मेरे को सब प्रेरणा रही। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बड़ों के आशीर्वाद से हूँ। क्या बात है। तो बिल्कुल सही बात, जब बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार, बड़ों का स्नेह आपको मिलता है तो आप जिंदगी में तरक्की करते हैं। लोगों से क्या कहना चाहिए? बहुत कचरा हम देख रहे हैं कि जगह जगह फैला दो। कचरे के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे अपने घर के बाहर को भी साफ रखें। अगर हम एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो मूंगफली खा के छिलके वहीं फेंक देते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे ही गन्ना चूस रहे हैं तो वहीं पर फेंकते रहते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमने ध्यान नहीं देते, है ना। लेकिन ये कचरा कितना खतरनाक हो रहा है, आने वाले समय में शायद बहुत बड़ी समस्या, गार्बेज की समस्या आने वाली है। और ये समस्या को निजात पाने के लिए हमें पहले से ही दिमाग में कर रखें कि अपना कूड़ा को अपने कूड़ेदान में ही डालें। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। मैं तो जब अमेरिका में गया था, मैंने वहाँ पर इस चीज़ में बहुत सफाई का सिस्टम देखा था कि वास्तव में कोई भी आदमी बाहर कहीं भी कूड़ा नहीं फेंक सकता था, बहुत बड़ा दंड होता था। और हमारे आजकल के, मैं कहना चाहूँगा, जो आजकल बच्चे हमारे नेक्स्ट जनरेशन है वो इस बारे में बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है और सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। कूड़े को मतलब सही जगह पर उसका डिस्पोजल करें तो स्वच्छता तो अपने आप ही आ जाएगी। तो मैं उनसे एक सवाल जानना चाहूंगा जो कि बहुत आम इन दिनों चल रहा है और पिछले 2 साल से उस चीज ने काफी हद तक जो है जन सेवाओं को बहुत हद तक इफेक्ट भी करा है, उन पे प्रभाव डाला है, और वो है कोरोना। और कोरोना का एक और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ गया है। तो सूर्यकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक बहुत आला दर्जे पर बैठे हुए हैं, एक इतने बड़े अधिकारी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से कि भैया कोरोना के दौरान किस तरीके से अपना बचाव करें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और जिन लोगों ने भी अभी तक अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वो जल्द से जल्द वैक्सीन करवाएं। जी सर। देखिए, मैं तो सबसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगा
कि अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखिए। ये बहुत बड़ी महामारी है और अपनी ज़िंदगी का ख्याल करने के लिए गवर्नमेंट आपसे कितना भी प्रेशर डाले, जी कितना भी कुछ कहे, लेकिन जब तक इंसान को खुद अपने अंदर से जागृति नहीं होगी, तब तक ये जो अभियान चलाया जा रहा है, जी ये पूरा होना बड़ा मुश्किल होता है। जी और जो वैक्सीनेशन है, इससे किसी को डरना नहीं चाहिए। मैंने दोनों वैक्सीनेशन करा चुका हूँ, जबकि मुझको खुद भी कोरोना हुआ था, जी लेकिन इवन पहला डोज के बाद हो गया था। लेकिन इसलिए क्या है, हमें बचाव, हमारी कहते हैं ना जैसे सावधानी, सावधानी ज़्यादा बड़ी होती है क्योर से। जी तो जी सभी लोगों से मेरा तो यही आग्रह है और सबको मैं ये अपने दिल से कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन करिए, अपना जरूर लगवाइए और मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए। मैं हमेशा मास्क लगा के रखता हूँ। अभी मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, इसलिए मैंने मास्क को उतारा थोड़ी देर के लिए, जी जी लेकिन मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो मास्क लगाता हूँ। मैंने अपने ऑफिस के आगे पूरा शील्ड लगा रखी है प्लास्टिक की। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी लोगों से गैप लगा सकूँ उतना लगा के रखूँ। तो सब लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बचाने में अपना सहयोग करें।